नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आप लोग बहुत सारे जो हमको फॉलो करते हैं, हमको छोटे बड़े और एमसीक्यू बहुत सारे क्वेश्चन का सवाल का जवाब पूछे, तो हम सोचे कि इस पर एक सीरीज बना देते हैं, एक वीडियो का सिलसिला बना देते हैं। तो आज हम शुरू करते हैं बायोकेमिस्ट्री का कुछ एमसीक्यू का साथ आज शुरू करते हैं। तो आप लोग को हम बार बार ये समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि एमसीक्यू आप इसको याद मत करने चाहिए। आप कोई भी चीज को बारीकी से समझिए, उसको सिलसिलेवार तरीके से, काहे कि ह्यूमन बॉडी का जो फंक्शन होता है एक सिलसिलेवार तरीके से होती है, एक क्रोनोलॉजिकली होती है। तो ये पूरा सिलसिला आपको समझ लेना होगा और बाकी का कंसेप्ट आपको क्लियर रखने होगा, किताब को लाइन बाय लाइन पढ़ने होगा। इसके बाद एमसीक्यू आपको अपने आप आंसर आ जाएगी। तो एमसीक्यू खास करके जस्ट हम एमसीक्यू करा रहे आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर कराने के लिए। तो बगैर ही हम ओनली आंसर हम नहीं बताएंगे, इस पर हम थोड़ी चर्चा भी कर लेंगे। तो देखिए एक नंबर जो सवाल है, एक नंबर सवाल में पूछा जा रहा है कि सैंडविच एंड कॉम्पिटिटिव आर सब टाइप्स ऑफ, यानी जो अहम जो टेक्निक है कि सैंडविच और कॉम्पिटिटिव एक जो टेक्निक है, ये कौन सा टेक्निक का सब टाइपिंग है। तो एक टाइपिंग आप जानते हैं एलाइजा एक टाइपिंग है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, जैसे रिया रेडियो इम्यून एसे, क्लियर केमिलुमिनेसेंस इम्यून एसे एंड क्लियर इलेक्ट्रोकेमिलुमिनेसेंस इम्यून एसे। यानी इम्यून एसे का मतलब है असेसमेंट करना, यानी मेजरिंग करना इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन को, यानी एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन को हम मेजर करने जा रहे हैं। तो जब मेजर करने जा रहे हैं तो देखिए एलाइजा में 3 सब डिविजन्स है। एलाइजा टेक्निक का मेनली 3 सब डिविजन्स है। एक तो है इनडायरेक्ट आईएनडी इनडायरेक्ट, एक है सैंडविच और तीसरा है कॉम्पिटिटिव। तो आपको जायज है आंसर एलाइजा है, लेकिन थोड़ा समझ लीजिए, याद रखिए कि जब मेरा टारगेट क्या है। हम जब कोई टेक्निक अपनाते हैं कोई टारगेट लेके ना, हम पत्थर भी फेंकते हैं कोई टारगेट को मकसद बना के ही फेंकते हैं। उसी तरह मेरा टारगेट क्या है। जब हम कोई पेशेंट का जब सीरम में जब एंटीबॉडी खोजने जा रहे हैं तो क्या करते हैं, हम इनडायरेक्ट एलाइजा का सहारा लेते हैं। इसमें क्या होती है कि ये जो मेरा वेल है, ये वेल में अगर हम एंटीबॉडी खोज रहे हैं पेशेंट का, तो ऑब्वियसली यहाँ एंटीजन का कोटिंग रहता है। इसके बाद सैंडविच और कॉम्पिटिटिव जो टेक्निक है, इस पर क्या है, मेरा टारगेट लेकिन है एंटीजन को हम खोजने जा रहे हैं और ऑब्वियसली तब ये जो हम जो वेल यूज कर रहे हैं इस पर एंटीबॉडी कोटेड होती है। तो सैंडविच एंड कॉम्पिटिटिव ये दोनों ही एंटीजन खोजने के लिए है एंटीबॉडी कोटेड ऑयल में। लेकिन कॉम्पिटिटिव सैंडविच कॉम्पिटिटिव सब टाइप का साथ एक खास बात है, जान लीजिए, जब हम एलाइजा पढ़ाएंगे डिटेल्स पढ़ाएंगे कि कॉम्पिटिटिव सब टाइप में जो रिएक्शन स्लोप होती है वो ऑलवेज डिक्रीजिंग ग्रेडियंट पर होती है, यानी वो घटते जाता है। यानी आपका पेशेंट का जितना एंटीजन लोड ज्यादा रहेगा उतना हुआ पर रिएक्शन कम शो करेगा। अब नंबर सेकंड जो, तो ऑब्वियसली तो एक नंबर को तो आंसर आपको मिल गया कि एलाइजा है। अब जो 2 नंबर का सवाल है, 2 नंबर का सवाल है कि एंजाइम और एंजाइम्स, यानी एक एंजाइम और यानी एक से ज्यादा एंजाइम यूज्ड इन एलाइजा इज और आर, यानी एक होने से इज, 2 होने से आर। तो कौन सा एंजाइम हम एलाइजा में यूज करते हैं। एक ऑप्शन ये है लैक्टेट डिहाइड्रोजेनेज है, दो ऑप्शन बी है अल्कालाइन फॉस्फेटेज है, ऑप्शन सी है एसिड फॉस्फेटेज है एंड ऑप्शन डी है हॉर्सरेडिस पेरोक्साइडेज एंड अल्कालाइन फॉस्फेटेज। तो ऑब्वियसली क्वेश्चन ये डी नंबर इज द राइट आंसर। तो ये दोनों ही एक साथ नहीं करते हैं, ये दोनों खास करके ज्यादातर जो हम एलाइजा टेक्निक है उस पर हमको जो एंजाइम कंजुगेट हम यूज करते हैं उसमें हम इस तरह का एंजाइम यूज करते हैं। नंबर 3 का जो क्वेश्चन है कि फास्टिंग ब्लड सैंपल इज नॉट नीडेड फॉर द पैरामीटर, यानी फास्टिंग ब्लड सैंपल तो सब 99% के लिए दरकार है,
लेकिन नॉट नीडेड, यानी कौन टेस्ट के लिए दरकार नहीं है। तो दरकार कौन टेस्ट के लिए फास्टिंग ब्लड नहीं दरकार है? देखिए, यूरिया क्रिएटिन है, यह है रेनल फंक्शन पैरामीटर है, यानी किडनी का फंक्शन बताता है। तो इसके लिए हम लोग फास्टिंग ब्लड शुगर इज द मोस्ट प्रेफरेबल आइटम। जो लिपिड प्रोफाइल है, यानी पूरा शरीर का जो मेटाबॉलिक फैट मेटाबॉलिज्म का बारीकी है, तो फैट मेटाबॉलिज्म से लिपिड प्रोफाइल रिलेटेड है, जहां से हम 4 से 6 7 पैरामीटर का टेस्ट करते हैं। उसमें भी खास करके फास्टिंग ब्लड सैंपल का जरूरत है। फास्टिंग ब्लड सैंपल आप जानते हैं कि 8 से 10 घंटा 10 से 12 घंटे का फास्टिंग इज रिकमेंडेड, यानी पेशेंट को 10 से 12 घंटा फास्टिंग रहना है। इसके साथ कौन सा रिएक्शन होती है, ये फिर अलग मसला है। फिर डी जो है, डी है एलएफटी, यानी लीवर फंक्शन टेस्ट। ये लीवर, खास करके लीवर डैमेज को ये दोहराता है। तो लीवर फंक्शन टेस्ट, इसमें भी हमको फास्टिंग ब्लड का जरूरत पड़ती है। अब नंबर सी जो ऑप्शन है, जो है ग्लाइसेटेड हीमोग्लोबिन और ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन और एचबीएलसी, उसको, तो ये हीमोग्लोबिन का एक हिस्सा है। हीमोग्लोबिन का साथ ग्लूकोज का बाइंड हो जाती है, जबकि एक आरबीसी का जो लाइफ स्पैन होती है वो 120 दिन यानी 4 महीने की होती है। तो समझा गया कि ऑन एन एवरेज जो भी हम ब्लड कलेक्ट किए, ये ब्लड सेल्स, ये तो 2 से 3 महीने का एवरेज इसका लाइफ स्पैन का, इसका लाइफ का, इसका जो एजिंग है, एज जो है 2 से 3 महीने का है। और इसका साथ जो ग्लूकोज बाइंड करके बैठा हुआ है, उसको हम लोग डायरेक्ट मेजर करते हैं। और इससे जायज है कि हमको इसमें फास्टिंग ब्लड सैंपल का कोई दरकार नहीं है। हम फास्टिंग ले सकते हैं, रैंडम ले सकते हैं, पीपी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो यह है ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन में मेरा फास्टिंग ब्लड इज नॉट नीडेड, दरकार नहीं है। अब देखिए, हाइपोग्लाइसेमिया, एमिया का मतलब है, जानते हैं कि ब्लड का जब कोई बायोकेमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट घट जाता है या बढ़ जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं एमिया। ग्लाइको शब्द का अर्थ है ग्लूकोज से रिलेटेड है, और हाइपो का मतलब है घट जाना, यानी जब ब्लड का ग्लूकोज लेवल घट जाती है, तो उसको जो प्लाज्मा ग्लूकोज जो हम जिसको हम मेजर करते हैं, तो हाइपोग्लाइसीमिया पर्टिकुलर हम किस वैल्यू को बोलेंगे, तो इसमें है लेस देन 35 mg पर डेसीलीटर, लेस देन 70 mg पर डेसीलीटर, लेस देन 65 mg पर डेसीलीटर, लेस देन 50 mg पर डेसीलीटर। तो लेस देन 35 mg जो डेसीलीटर है, तो अकॉर्डिंग टू जो एडीए का गाइडलाइन है, इसमें है कि 70 mg, यानी 70 mg से आपको अगर घट जाता है, तो वो बोलता है हाइपोग्लाइसीमिया, अलार्मिंग कंडीशन। और हाइपोग्लाइसीमिया आपको तुरंत जानलेवा हो सकती है, बल्कि हाइपरग्लाइसीमिया उसका तुरंत वो जानलेवा नहीं हो सकती है। तो हाइपोग्लाइसीमिया इज मोर डेंजरस देन हाइपरग्लाइसीमिया। सो मतलब शॉर्ट टर्म के लिए तो 70 mg पर डीएल, तो 70 mg पर डीएल जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में इसका वैल्यू मिली मोल पर लीटर में बताया जाता है। 70 mg पर डीएल का मतलब है 3.9 मिली मोल पर लीटर, जबकि mg पर डीएल को 18 से डिवाइड करते हैं तो आप मिली मोल का वैल्यू मिल जाएगा, नहीं तो मिली मोल को 18 से गुना देते हैं तो आपका mg पर डीएल में वैल्यू कन्वर्ट हो जाती है। और नहीं तो mg पर डीएल को आप सीधा 0.055 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका ये वो वैल्यू आपका मिली मोल में कन्वर्ट हो जाती है। अब देखिए, इन एडीए क्राइटेरिया, एडीए का मतलब क्या है? एडीए मतलब है, देखिए हम लोग बार बार हु बोलते हैं, खास करके कोरोना से सब हु का बारे में सबका जानकारी हो गया कि हु है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का सारे कुछ हम लोग फॉलो करते हैं, लेकिन कुछ जगह पर हम एडीए का और इस तरह का कई सारे ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड में, उसका जो गाइडलाइन है, उसका जो क्राइटेरिया है, उसको फॉलो करते हैं। तो एडीए का मतलब है अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन। तो अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन का क्या बताता है कि क्राइटेरिया फॉर डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज, द फॉलोइंग इज ट्रू,
यानी फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज 100 से कम होने को डायबिटीज समझा जाएगा। 110 से ज्यादा होने को डायबिटीज समझा जाएगा। 126 mg पर डीएल को ज्यादा होने से समझा जाएगा और 140 mg पर डीएल को ज्यादा होने से डायबिटीज को डायग्नोस्टिक टूल माना जाएगा। तो इसमें देखिए राइट जो आंसर है वो राइट आंसर है 126 mg पर डीएल अकॉर्डिंग टू एडीए गाइडलाइन। यानी 126 mg पर डीएल से अगर ज्यादा हो जाती है ब्लड शुगर, जिसको ब्लड शुगर बोलते हैं, तो देखिए ब्लड शुगर, ब्लड ग्लूकोज और प्लाज्मा ग्लूकोज। तो ब्लड शुगर हम लोग चालू में बोलते हैं, ज्यादा बहुत सारे एडवाइस भी आ जाती है, तो ब्लड ग्लूकोज भी कोई कोई बोलते हैं, लेकिन द मोस्ट एक्यूरेट टर्म इज प्लाज्मा ग्लूकोज। तो प्लाज्मा ग्लूकोज का लेवल अगर 126 से ज्यादा हो जाती है, यानी 7 मिलीमोल पर लीटर से ज्यादा हो जाती है, तो वो डायबिटीज को डायग्नोसिस में उसको सही माना जाएगा, ट्रू वैल्यू माना जाएगा। तो देखिए तब सेफ साइड का कहां तक है कि 3.9 से नीचे चला गया आप हाइपो हो सकते हैं, 7 से ज्यादा होगी आप हाइपर हो जाते हैं। तो 3.9 से 7 यानी 4 से 7 मिलीमोल पर लीटर सबसे कंफर्टेबल जोन है। अब देखिए जेस्टेशनल डायबिटीज इज ए कंडीशन फाउंड इन 6 नंबर। जेस्टेशनल डायबिटीज इज ए कंडीशन फाउंड इन। अब देखिए हम जो मेडिकल डिक्शनरी का ये बता रहे थे उसमें एक प्रीफिक्स और नहीं तो सफिक्स था कि जेस्ट अगर प्रीफिक्स होती है नहीं तो जेस्ट अगर सफिक्स होती है उसका मतलब है कैरी करना, बियर करना, यानी ढोना। तो देखिए जेस्टेशनल डायबिटीज सबको पता चल रहा है कि कोई कुछ कैरी कर रहा है। कौन कैरी कर रहा है कि चिल्ड्रन लेस देन 10 ईयर्स, बच्चा जो 10 साल से नीचे है इसको जेस्टेशनल, अगर उसको डायबिटीज होता है तो उसको जेस्टेशनल बोलते हैं। एडोलसेंट, एडोलसेंट का मतलब है ये अंतरिम अवस्था, जब बच्चा जब बड़े हो जाते हैं तो ये 10 से 19 साल का जो उम्र होती है तो उसको बोलते हैं एडोलसेंट। तो एडोलसेंट को उस समय अगर कोई किसी का डायबिटीज हो गया है तो उसको बोलेंगे जेस्टेशनल। ना फीमेल मोर देन 40 इयर्स को बोलेंगे, ना प्रेग्नेंट वुमेन को बोलेंगे। प्रेग्नेंट वुमेन यानी प्रेग्नेंट वुमेन तो जिनका कोख में बच्चा है तो वो कुछ कैरी कर रही है, इसलिए प्रेग्नेंट वुमेन का अगर जो डायबिटीज होती है उसको हम लोग बोलते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज। तो चलिए 7 नंबर क्वेश्चन से डिस्कस। तो दोस्तों हम लोग कभी कभी कुछ याद रखने के लिए कुछ शॉर्ट फॉर्म बना लेते हैं, तो इस बोर्ड में हम देखेंगे कई सारे शॉर्ट फॉर्म का हम जिक्र करेंगे। तो देखिए जो 7 नंबर क्वेश्चन है, 7 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा जा रहा है ये जो 4 जो पैरामीटर दिया है इज एन इंडिकेटर ऑफ न्यूट्रिशनल स्टेटस, यानी आप जो पौष्टिक आहार ले रहे हैं तो पौष्टिक आहार आप जो सही मात्रा में सही सब कुछ खा रहे हैं कि नहीं, प्रोटीन, ग्लूकोज, विटामिन, मिनरल्स, तो इसको समझने के लिए ये 4 पैरामीटर में कौन हमको काम में आएगा। तो पहले देखते हैं कि न्यूट्रिशनल स्टेटस का जो मेजरमेंट है वो कैसे किया जाता है। उसके लिए आपको याद रखना होगा एबीसीडी। एबीसीडी, ए का मतलब है एंथ्रोपोमेट्री, एंथ्रोपोमेट्री का मतलब है साइज, वेट एंड बॉडी प्रोपोर्शन। यानी जैसे हमको आदमी बोलता है कि ये थोड़ा पतला फिगर का है, काहे कि मेरा जितना लंबाई है उतना मेरा वजन नहीं है। तो यानी साइज, वजन और बॉडी प्रोपोर्शन का सब कुछ विचार करके हम लोग जो विचार करते हैं उसको बोलते हैं एंथ्रोपोमेट्री। बी नंबर है बायोकेमिकल एस्टिमेशंस, यानी कुछ बायोकेमिकल का जो फिगर्स है यही सब आपको दिया है कि इस बायोकेमिकल के जरिए, जो कि आप लैब पर्सोनल है तो इसलिए आपको लैब का बारे में दिया कि लैब का ये बायोकेमिकल टेस्ट देख के आप कैसे बोल पाइएगा, कैसे समझ पाइएगा, कैसे इंटरप्रेट कर पाइएगा कि कौन सही मात्रा में पौष्टिक आहार ले रहा है कि नहीं। 3 नंबर है क्लिनिकल फाइंडिंग्स, यानी कोई डॉक्टर साहब जब पेशेंट को देखते हैं तो वो कुछ भी आप बायोकेमिकल एस्टिमेशन करके देते हैं वो, लेकिन वो आंखों जैसे वो पेशेंट को एग्जामिन कर रहे हैं, यानी जो क्लिनिकली उनको जो दिखाई दे रहा है उसको साथ वो को रिलेट करते हैं, उसको साथ संपर्कित करते हैं।
तो क्लिनिकल फाइंडिंग्स का जो कॉम्प्लीमेंट है, यानी उसको जो साथ जुगाता है, उसको जो साथ देता है, वो है आपका लेबोरेटरी का टेस्ट रिजल्ट। तो यही टेस्ट रिजल्ट को बोल रहा है बी, यानी बायोकेमिकल। तो सी हो गया क्लिनिकल फाइंडिंग्स, और 4 नंबर है डायटरी एविडेंसेस, यानी आप जो खाना खाए हैं। डॉक्टर साहब अक्सर पूछते हैं कि आप क्या क्या खाना लेते हैं, कब क्या लेते हैं। तो ये डायटरी एविडेंसेस, यानी आप कौन सा किस तरह का खाना आप ले रहे हैं। तो ये एबीसीडी सबसे अहम है कोई पेशेंट का न्यूट्रिशनल स्टेटस समझने के लिए। तो देखिए जो ए ऑप्शन है, ये है ए ऑप्शन में है ट्राइग्लिसराइड्स। तो ये जो ट्राइग्लिसराइड्स ऑप्शन है, तो ट्राइग्लिसराइड बल्कि ग्लूकोज जब मेटाबॉलिज्म हो जाता है, उसका एक बाई प्रोडक्ट है ट्राइग्लिसराइड, जो कि अपने आप में लिपिड है। तो ट्राइग्लिसराइड कभी अच्छा नहीं है, कभी भी न्यूट्रिशनल स्टेटस नहीं बन सकती है। तीसरा नंबर है तीनों प्रोटीन का जिक्र किया गया। जो सी है जो टोटल प्रोटीन, तो हमारे शरीर का अंदर जो टोटल प्रोटीन होती है, उसमें मेनली खास करके 3 तरह का प्रोटीन होती है। एक तो एल्बुमिन, दूसरा ग्लोबुलिन एंड तीसरा है फाइब्रिनोजेन। तो अभी ये मेनली ऑप्शन जो ए बी सी डी से आपको सही ऑप्शन चुनना है। तो देखिए जो एल्बुमिन है, तो जो लेबोरेटरी जो बायोकेमिकल जो टेस्ट प्रॉपर्टीज है, जो न्यूट्रिशन का जो प्रॉपर्टीज है बायोकेमिकल, उसमें मेनली 4 तरह का 5 तरह का है। एल्बुमिन है, प्री एल्बुमिन है, ट्रांसफेरिन है, टोटल कोलेस्ट्रॉल है, सीआरपी है एंड टोटल लिम्फोसाइट काउंट। यानी आपका लेबोरेटरीज में अगर ये सब टेस्ट का जांच हुआ है पेशेंट का, तो ये सब टेस्ट आपका बायोकेमिकल टेस्ट है, जो कि एक पेशेंट को न्यूट्रिशनल स्टेटस समझने में डॉक्टर साहब को काम आते हैं। तो एल्बुमिन, जैसे आज सुबह हम 4 अंडा खा लिए, इसका मतलब नहीं कि एल्बुमिन आज ही हमको बढ़ जाएगा, लेकिन टोटल प्रोटीन बढ़ सकता है, लेकिन एल्बुमिन तुरंत नहीं बढ़ेगा। काहे कि एल्बुमिन का जो हाफ लाइफ है, वो हाफ लाइफ है 14 to 20 डेज है। बल्कि एल्बुमिन बहुत स्टेबल चीज है। और जो पीएबी है यानी प्री एल्बुमिन है, इसको बल्कि ये बहुत वोलाटाइल है, जबकि इसका 2 से 3 दिन तक हाफ लाइफ है। और ये सब नेगेटिव फेज रिएक्टेंट है। फिर देखिए ट्रांसफेरिन है, टोटल कोलेस्ट्रॉल, ये बहुत अहम चीज है, बल्कि सीआरपी, सी रिएक्टिव प्रोटीन और टोटल लिम्फोसाइट काउंट। तो देखिएगा जब खास करके जो पहले कोई भी डिजीज के लिए ये सब किया जाता था, तो अभी ये सब का जगह एक मार्कर आ गया, उसको बोलते हैं सी रिएक्टिव प्रोटीन यानी सीआरपी। तो ये सर एंड सीआरपी, इसका जो प्रिंसिपल ऑफ द टेस्ट है, इसको आप बारीकी से पढ़िएगा किताब में। तो देखिएगा वहां लिखी हुई है कि ऑल्टरेशन ऑफ प्रोटीन, यानी प्रोटीन का जो ऑल्टरेशन हो रही है, ये प्रोटीन का ऑल्टरेशन के चलते डिजीज कंडीशन में यानी पैथोलॉजिकल कंडीशन में सीआरपी और ये सर का वैल्यू चेंज दिखाई दे रहा है। तो इसीलिए ये सब है बायोकेमिकल टूल्स टू अंडरस्टैंड द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ ए पेशेंट। एक पेशेंट का पौष्टिक स्टेटस जानने के लिए ये सबसे अहम है। तो इसमें टोटल प्रोटीन का एक हिस्सा एल्बुमिन, और इसका राइट आंसर जो है वो है एल्बुमिन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8, इम्यूनोग्लोबुलिन्स। अब इम्यूनोग्लोबुलिन्स है क्या? इम्यूनोग्लोबुलिन्स अपने आप में एक ग्लाइकोप्रोटीन है, जो बनता है प्लाज्मा सेल का जरिए बनता है। प्लाज्मा सेल किसके जरिए बनता है कि बी लिम्फोसाइट, बी टाइप यानी बोन मैरो का जो लिम्फोसाइट है, बी लिम्फोसाइट जब कोई एंटीजन यानी मेरा शरीर में जो भी अंदर आते हैं, तो मेरा शरीर पहले उसको सेंसिंग करता है एज एंटीजन। यानी खास करके आप माइक्रोब्स का धर लीजिए, वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई जो भी घुसा, मेरा शरीर ने उसको बोला कि एंटीजन हो तू। तो एंटीजन का स्टिमुलेशन जब बी सेल पर होती है, वहां से बनती है क्या? प्लाज्मा सेल। और ये प्लाज्मा सेल से इम्यूनोग्लोबुलिन एक तरह का एंटीबॉडी है, तो एंटीबॉडी बन जाती है। तो इम्यूनोग्लोबुलिन 5 तरह का होता है। इसको याद रखने का आसान तरीका क्या है? इम्यूनोग्लोबुलिन आईजी से हम उसको डिनोट करते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन ए टाइप, डी टाइप, ई टाइप, जी टाइप एंड एम टाइप।
जिसको बोलते हैं आईजीए, आईजीडी, आईजीजी, आईजीएम, इस तरह हम लोग बोलते हैं। तो इसको याद रखने का सबसे जो आसान तरीका है, जो आपका फैट सॉल्युबल जो विटामिन है उसमें है आपका ए डी ई के। तो ए डी ई के, तो के को हटा दीजिए, यानी 3 जो फैट सॉल्युबल विटामिन है ए डी ई, ये 3 तरह का इम्यूनोग्लोबुलिन है, और साथ में के का जगह में जी और एम आया, तो 5 तरह का इम्यूनोग्लोबुलिन मेरा शरीर में होती है। तो इसका जो ऑप्शन है एंटीजन, एंटीबॉडी, और बोथ बी एंड सी आर करेक्ट। तो इम्यूनोग्लोबुलिन हम पहले ही बता दिए कि ये एक तरह का एंटीबॉडी है। तो अब ये जो है ये एक कॉम्प्लीमेंट, अब कॉम्प्लीमेंट कौन सी है, तो कॉम्प्लीमेंट जब पढ़ाएंगे तो अब डिटेल्स में पढ़ाएंगे, तो जान लीजिए कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या, कि जो आपका जो साथ देता है, जो उसको जो पूरा मान्यता देता है, उसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट का काम है एनहांस द एबिलिटी ऑफ, तो कॉम्प्लीमेंट क्या करता है, एंटीबॉडी, मेरा शरीर का जो एंटीबॉडी है, ये जो इम्यूनोग्लोबुलिन हो सकती है, दूसरा एंटीबॉडी, इसका जो एबिलिटी ऑफ माने काम करने का जो क्षमता है उसको बढ़ा देता है। फैगोसाइटिक सेल जो कि माइक्रोब्स को जो खा लेता है, उसको एबिलिटी को वो बढ़ा देता है। और क्या करता है, इन्फ्लेमेशन को प्रोमोट करता है। और क्या करता है कि पैथोजेन का, यानी जो भी मेरा डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है, पैथोजेन है, उसका सेल मेम्ब्रेन पर मतलब सीधा हमला कर देता है। तो कॉम्प्लीमेंट क्या है कि कॉम्प्लीमेंट एक एंटीबॉडी को बढ़ाने के लिए, उसको एबिलिटी बढ़ाने के लिए एक साधन है। तो कॉम्प्लीमेंट अपने आप में कोई एंटीबॉडी नहीं है। तो इसका आपका जो राइट ऑप्शन है इम्यूनोग्लोबुलिन, जैसे बताए हम, इम्यूनोग्लोबुलिन एक तरह का एंटीबॉडी है। आप देखिए 9 नंबर क्या क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जो 4 ऑप्शन है आपका पास, ये 4 ऑप्शन में कौन सा फॉल्स है। ऑल आर ट्रू अबाउट सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ ग्लूकोज एक्सेप्ट, मतलब किसको छोड़ के बाकी 3 ऑप्शन ट्रू है, करेक्ट है। तो देखिए सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ ग्लूकोज, जो डायबिटीज पेशेंट होते हैं हम लोग, तो डायबिटीज पेशेंट हम लोग क्या करते हैं कि डेली लैब जाना तो संभव नहीं है, तो घर में हम लोग एक ग्लूकोमीटर खरीद लेते हैं और फिंगर प्रिक के जरिए हम उन लोग ग्लूकोज टेस्ट रेगुलर वे में करते रहते हैं। तो फिंगर जो प्रिक करते हैं, तो फिंगर प्रिक करने के बाद वहां से जो ब्लड बाहर आती है, वो लेकिन ना वेनस ब्लड है ना आर्टरी ब्लड है, वो बल्कि कैपिलरी ब्लड होती है। तो यहां पर बता रहा है ए नंबर जो इट इज डन फ्रॉम कैपिलरी ब्लड, यानी फिंगर प्रिक से करते हैं। अपने आप में वेनस ब्लड तो हर एक पेशेंट नहीं ले सकते हैं, 99% पेशेंट नहीं ले सकते हैं, तो कैपिलरी ब्लड से ही हम करते हैं। जबकि 1 बूंद का दरकार है, तो काहे हम वेनस ब्लड निकालने जाएंगे, तो कैपिलरी ब्लड से ही करते हैं, ये बल्कि ट्रू है। ऑप्शन है इट इज डन बाय पेशेंट हिमसेल्फ और हरसेल्फ, पेशेंट अपने आप खुद कर लेते हैं। हाँ, खुद ब खुद तो जरूर करते हैं, तब नहीं इसको बोल रहे हैं सेल्फ मॉनिटरिंग। अब सी और डी में देखिए कंफ्यूजन है। सी में है इट कैन बी यूज्ड एज ए बेड साइड टेस्ट। अब बेड साइड टेस्ट क्या है, जब पेशेंट कोई बेड रिडन हो गया, पेशेंट बिस्तर ले लिया, तो वहां पर जाके जो टेस्ट करते हैं इसको बोलते हैं बेड साइड टेस्ट। ये पुराना टर्म है, नया टर्म है पीओसीटी, यानी पॉइंट ऑफ केयर टेस्टिंग। तो पॉइंट ऑफ केयर टेस्टिंग में जैसे क्या होता है, आप जब लैपटॉप या मोबाइल लेते हैं तो आपको बोलता है कि ऑन साइट वारंटी, ऑन साइट गारंटी, मतलब क्या है, आपको घर जाके मैकेनिक वो आपका मशीन ठीक कर देगा, इसको ऑन साइट वारंटी बोलते हैं। उसी तरह पेशेंट को हम लोग जो सर्विस देते हैं उसको बोलते हैं पीओसीटी, यानी पॉइंट ऑफ केयर टेस्टिंग। तो देखिए बता रहा है इट कैन बी यूज्ड एज ए बेड साइड टेस्ट। तो जब कोई पेशेंट बेड साइड, यानी पेशेंट जब बिस्तर ले लिया, जब हॉस्पिटल में दाखिल हो गया, अस्पताल में जो पेशेंट भर्ती है, वो तो जायज है कि वो थोड़ा अक्षम हो गया, वो ज्यादा बीमार पड़ गया, तो उस समय कोई लैब पर्सनल जाके वार्ड में कर देते हैं, ग्लूकोमीटर से कर देते हैं इमीडिएट ट्रीटमेंट के लिए। कभी वार्ड सिस्टर भी कर लेती है। तो ये देखिए ये कंफ्यूजन कर रहा है, क्या है कि ये सेल्फ मॉनिटरिंग नहीं होती है। बेड साइड जो टेस्ट है ये जाके दूसरा पर्सन कर रहा है,
तब सेल्फ मॉनिटरिंग को यहाँ पर कंट्राडिक्शन है, तो ये तो सी ऑप्शन इज इनकरेक्ट, बट उससे भी जो ज्यादा इनकरेक्ट है डी ऑप्शन। डी ऑप्शन में बता रहा है इट इज डन फ्रॉम वेनस ब्लड। ये हम पहले ही बताएं कि ये कैपिलरी ब्लड से होती है, ये वेनस ब्लड से नहीं होती है, तो बल्कि तो डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, बट सी ऑप्शन इज ऑल्सो इनकरेक्ट ऑप्शन। तो 10 नंबर है विच इज नॉट ट्रू अबाउट एंजाइमेटिक रिएक्शन। तो इसमें भी ये क्वेश्चन का जो 9 नंबर और 10 नंबर है, क्वेश्चन का पैटर्न सेम है कि जो कि सच नहीं है, तो ये चार में से कौन सच नहीं है, कौन झूठ है। तो देखिए जो एंजाइमेटिक का रिएक्शन है, हम लोग सब जानते हैं कि एंजाइम चाबी का जैसा काम करता है, वो ताला को खोलता है, नहीं तो ताला को तोड़ देता है। तो ताला कौन है, सबस्ट्रेट है, यानी सबस्ट्रेट को वो प्रोडक्ट में उसको चेंज कर देते हैं। तो सबस्ट्रेट इज कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट, ये तो सही है कि सबस्ट्रेट बदल जाता है प्रोडक्ट में। बी नंबर ऑप्शन है एंजाइम रिमेन्स अनचेंज्ड, यानी एंजाइम इस जो रिएक्शन होती है इसमें एंजाइम का कुछ नुकसान नहीं होता है, एंजाइम जैसे बरकरार रह जाते हैं। तो एंजाइम जो बरकरार रह जाता है, तो इसको इसलिए ये बी ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। अब डी ऑप्शन में क्या बता रहा है, अ स्पेसिफिक पीएच एंड टेम्परेचर इज नीडेड। अब हर एक एंजाइम का एक प्रॉपर पीएच और टेम्परेचर चाहिए। तो एंजाइम बल्कि जो मेरा बॉडी में है उसके लिए सबसे ऑप्टिमम जो टेम्परेचर है वो बल्कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब जब लैब में जब कोई भी एंजाइम जो मेजर करते हैं तो आप 37 डिग्री टेम्परेचर ही मेंटेन करते हैं। और जो उसको पीएच मतलब वो एसिडिक या अल्कालाइन सही पीएच होना चाहिए। जैसे पीएच का जो ऑप्टिमम टेम्परेचर माना जाता है, एंजाइम का ऑप्टिमम टेम्परेचर है 5 to 9, ये बहुत लंबा रेंज है। लेकिन देखिए जो पेप्सिन एंजाइम है जो हमारी स्टोमक में होती है, वो पेप्सिन एंजाइम क्या है कि एसिडिक मीडियम, मेरा स्टोमक से हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है, तो वो एसिडिक मीडियम में जब बढ़िया काम करता है और एंजाइम का एबिलिटी खत्म हो जाती है अगर उसका टेम्परेचर और पीएच में उसको डिफरेंस हो जाती है। तो इसलिए द सी नंबर जो ऑप्शन है कि सबस्ट्रेट रिमेन्स अनचेंज, यानी जो सबस्ट्रेट है ये अनचेंज होती है। नहीं, पहले तो बता रहे कि सबस्ट्रेट कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट, तो सी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट, मतलब ये सी नंबर इज नॉट ट्रू, ये सही नहीं है। जो चारों ऑप्शन दिया इसमें सी ऑप्शन इज द करेक्ट, जो कि सही नहीं है। अब नंबर 11, जैसे हम जिक्र किए कि हम लोग कुछ शॉर्ट फॉर्म का यूज करते हैं इन आईयूबी का मतलब है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्स, जैसे हम इसका पहला बोर्ड में चर्चा कर रहे थे एडीए, अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन। तो उसी तरह इन आईयूबी एंजाइम क्लासिफिकेशन द क्लास 2 एंजाइम इज, यानी क्लास 2 एंजाइम कौन है। तो इसके लिए आप सबसे ये वर्ड याद रखिए, ऑथलील, OTHLIL, ऑथलील। ऑथलील क्या है, एक नंबर जो क्लास 1 है वो है ऑक्सीडो रिडक्टेज है, टी जो है ट्रांसफरेजेस है, एच जो है हाइड्रोलेसिस है, एल जो है लायासेस है, आई जो है आइसोमरेजेस है, एंड लास्ट वाला एल है जो वो लिगासेस है। तो ये दोनों एल में आपको कंफ्यूजन हो सकती है, थोड़ा याद रखने होगा कि पहले 4 में लायासेस आते हैं, 6 नंबर में लिगासेस। तो 2 नंबर में हमको दिखाई दे रहा है कि ट्रांसफरेज है। सो द राइट ऑप्शन इज ए। तो क्लास 2 जो एंजाइम का क्लासिफिकेशन है ये ट्रांसफरेजेस 2 नंबर ऑप्शन में आते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं दोस्तों, और ज्यादा एमसीक्यू लेके। सो आज के लिए थैंक यू, शुक्रिया।